हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी जहां पर एक चक्रवात पर चर्चा की जा रही है। जी हाँ, ये चक्रवात वही चक्रवात है जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तबाही मचा रखी है। इसका नाम दाना है। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसने तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तबाही जैसी स्थितियों को पैदा कर दिया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम कई सारी बेसिक बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि चक्रवात होता क्या है। अभी जो चक्रवात दाना आया है, इसका नाम दाना कैसे पड़ा। हालांकि आप लोगों ने इसके पहले भी चक्रवातों के नामकरण पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम थोड़ा और विस्तार में जाएंगे कि चक्रवात अगर आया है तो कैसे इससे बचाव हो सकता है। देखिए, किसी भी चक्रवात का आना एक बड़े लेवल पर जानमाल का नुकसान कर सकता है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे में सरकार कैसे इन चक्रवातों को रोकने की प्लानिंग करती है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या चक्रवात के आने के पहले कोई चेतावनी जारी की जाती है, इन सभी मुद्दों को समझते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की एक संस्था है जिसको हम आईएमडी कहते हैं, यानी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में कहते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसने अभी कुछ दिन पहले ही एक पूर्व चेतावनी जारी की थी, जहां पर इन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा डिप्रेशन बन रहा है जो आगे चल करके चक्रवात का रूप ले सकता है। अभी डिप्रेशन क्या होता है इसको भी आगे समझेंगे। तो इन्होंने कहा ये दाना एक गंभीर चक्रवात का रूप ले सकता है जिसकी स्पीड लगभग 90 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में इस चक्रवात से उस क्षेत्र में रहने वाले कई सारे लोगों को, कई सारे शहरों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अभी रीसेंट अपडेट्स को अगर आप देखते हैं, मीडिया खबरों में जो चल रहा है वहां पर बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज नहीं हुई, और जो सरकारें हैं उनके प्रयासों से क्षेत्र को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सका है। तो समझते हैं कि आखिरकार ये जो चक्रवात है इसका उद्भव कहां पर हुआ और 2024 के लिए चक्रवात दाना कौन से नंबर का चक्रवात था। तो समझिए, दाना चक्रवात एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, और ये उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में बना है। और ये इस साल यानी 2024 में भारतीय तट पर आने वाला चक्रवात रेमल के बाद दूसरा चक्रवात है। अच्छा, इसका जो नामकरण है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इसका नाम कतर ने रखा है, जहां दाना का अरबी भाषा में अर्थ होगा उदारता, या इसे मूल्यवान और सुंदर मोती भी कह सकते हैं। चक्रवातों के नामकरण को देखें तो इसका एक लंबा इतिहास दिखाई देता है। तो 1800 के दशक के अंत में कैरेबियन में रोमन कैथोलिक कैलेंडर के संतों के नाम पर कुछ तूफानों का नाम रखने की परंपरा शुरू की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास अगर आप देखोगे तो चक्रवातों का नाम फेमस करने के लिए आमतौर पर इसमें महिलाओं के नामों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। तो नामकरण के इस प्रोसेस को ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए 1979 में इस पूरी प्रक्रिया को अपडेट किया गया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के ही नामों को शामिल किया जा सकता था और इसको बारी बारी से बदलना भी होता था। तो उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में नामकरण का जो प्रोसेस है ये साल 2000 के बाद शुरू हुआ है, और इसकी देखरेख विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की जाती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसी तरह अगर आप उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्रों में देखोगे तो वहां पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की रीजनल बॉडी बनाई गई है जो इस क्षेत्र से संबंधित चक्रवातों का नामकरण करती है। इसे TCRB भी कहा जाता है, और इसमें वर्तमान समय में 13 देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का नाम आता है। इस पूरे प्रोसेस में ये जो 13 देश हैं ये WMO को नामों का सुझाव देते हैं, जो नामों को देखने के बाद फाइनल करता है और अंतिम रूप देता है। तो इसका फायदा क्या है? तो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए इस क्षेत्र में चक्रवात आया है, तो उसका एक ऐसा नाम होना जो किसी एक आम व्यक्ति को समझने में आसानी हो, वो उस चक्रवात के बारे में चर्चा करना आसान बनाता है, ताकि उस चक्रवात के बारे में और उससे उपजने वाले संभावित खतरों के बारे में डिस्कशन करना आसान हो जाए मीडिया में और आम लोगों के बीच में। और इसी प्रोसेस में जो भी नाम सुझाए जाते हैं समय समय पर उनको अपडेट भी किया जाता रहता है, ताकि जो चक्रवात आ चुके हैं और जिन नामों का उपयोग किया जा चुका है वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो चलिए अब इस नामकरण के बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पर, जिसको चक्रवात कहा गया है कि आखिरकार ये चक्रवात क्या है। तो चक्रवात दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र और वात। चक्र का अर्थ आप रोटेशन से लगा सकते हो, घूर्णन से लगा सकते हो, और वात का अर्थ वायु से लगा सकते हो, अर्थात ऐसी वायु जो बहुत तेजी से घूम रही है। अब वायु घूम क्यों रही है इसको समझने के लिए आपको क्लाइमेट वाले सेक्शन में जाना होगा, जो आपने अपने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था।
तो जब गर्म हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं तो उस गर्म हवाओं के क्षेत्र को पूरा करने के लिए तेजी से दूसरी वायु उस ओर आने लग जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो अंतराल होता है टेम्परेचर का, उसकी वजह से उस क्षेत्र में घूर्णन जैसी व्यवस्था बनने लग जाती है। तो अगर आप इसको और आसान करके समझो तो चक्रवात एक ऐसा कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से इसके सेंटर की ओर जो एयर है, जो वायु है, उसका परिसंचरण यानी सर्कुलेशन होने लग जाता है। और किसी भी चक्रवात के सेंटर में इसी प्रेशर की स्थिति के आधार पर चक्रवातों का कैटेगराइजेशन भी होता है। जैसे एक शब्द है चक्रवात और दूसरा शब्द है प्रति चक्रवात। तो अगर किसी चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब वो साइक्लोन है यानी कि चक्रवात है। अगर वहां पर इसका रिवर्स प्रोसेस बन रहा है तो ये प्रति चक्रवात है यानी एंटी साइक्लोन है। अब कई बार परीक्षाओं में डायरेक्टली ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं कि चक्रवात बन रहा है या प्रति चक्रवात बन रहा है। इसी तरह हवाओं की जो दिशा का पैटर्न है उसके हिसाब से भी चक्रवातों का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के हवा की दिशा का जो पैटर्न है वो वामावर्त होता है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में इसका जो पैटर्न है वो दक्षिणावर्त होता है, जबकि प्रति चक्रवात में यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में जो हवा का पैटर्न है वो दक्षिणावर्त होगा और दक्षिणी गोलार्ध में यही वामावर्त होगा। इसी तरह से ऐसे चक्रवात जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं उन्हें ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। और ऐसे साइक्लोन के बनने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो सरफेस टेम्परेचर है समुद्र का वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस क्षेत्र के जल के गर्म होने से जो आसपास की वायु है वो ऊपर की ओर उठेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल की उपस्थिति का होना जरूरी है, जो चक्रवातों के बनने की प्रक्रिया में सहयोग करता है। इसी कारण से अगर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर आमतौर पर चक्रवात नहीं बनते हैं। अब समझिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पूरी दुनिया में अलग अलग कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में इसे टाइफून कहते हैं। इसी तरह उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत वाले क्षेत्र में इसको हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में इसको टॉर्नेडो भी कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्र में इसको चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। इसीलिए अभी इस दाना को हम चक्रवात या साइक्लोन कह रहे हैं। भारत में अगर आप देखो तो भारत में चक्रवातों का दो पैटर्न हमें दिखाई देता है। पहला है मार्च से मई के समय में और दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर के समय में। और अगर आप कुछ हालिया चक्रवातों पर बात करोगे तो आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे ताउते, जैसे वायु, निसर्ग, मेकानु, ये सभी अरब सागर में आए थे। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी वाले अगर आप नामों को देखोगे तो आसानी, अम्फान, फोनी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग नामक चक्रवात इस क्षेत्र में आए थे। ध्यान रखिएगा, इनका कैटेगराइजेशन भी कई बार सवालों में पूछा जाता है कि भाई अरब सागर में कौन कौन से चक्रवात आए और बंगाल की खाड़ी में किस तरह के चक्रवातों को देखा गया, बेसिकली उनका नाम क्या है। तो अगला सवाल अब ये होगा कि आखिरकार चक्रवात अगर आ गया तो चक्रवात क्या इम्पैक्ट छोड़ करके जा सकता है। अभी आपने जिन मीडिया रिपोर्ट्स को देखा है उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि चक्रवात के आ जाने से जो समुद्री क्षेत्र है उसके आसपास की पूरी वनस्पति भी तबाह हो सकती है, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है और ये इकोनॉमी के साथ साथ जो जलीय जीव जंतु हैं उनके भी जीवन को खराब कर सकता है। तो पहला तो इसका वर्गीकरण प्राकृतिक आपदा के रूप में हो सकता है और दूसरा मानव को होने वाली क्षति के रूप में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चक्रवातों के कारण तेज हवाएं, तूफानी लहरें और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर जन हानि हो सकती है और हजारों लोगों को इसके चलते बेघर भी होना पड़ सकता है या लाखों लोग विस्थापित भी हो सकते हैं। इसके अलावा तेज हवाओं के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है, सड़कें टूट सकती हैं और परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं भी ठप हो सकती हैं। जैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा की ओर जाने वाली कई सारी ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा, फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। इसके अलावा जो चक्रवात है वो वनों को, वेटलैंड्स को और पूरे हमारे ओशनिक इकोसिस्टम को यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर के लेवल पर देखने को मिलता है, जहां पर समुद्र के जल के प्रवेश करने से या बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हो जाने से वो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो सकता है, जिससे फसलें नष्ट हो सकती हैं और जो क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी है उसमें भी गिरावट आ सकती है।
तो अगला बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार इसको रोकने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं, और क्या चक्रवात अगर आता है तो पहले से हमारे पास कोई अलार्म सिस्टम या कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है जिससे लोगों को पहले से आगाह किया जा सके, या इस पूरे प्रक्रिया में उन्हें कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। तो समझिए, आईएमडी के द्वारा 4 स्टेजेस पर वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जिसे हम चेतावनी प्रणाली कहते हैं। इसमें 4 तरह के रंगों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। पहला हरा, दूसरा पीला, तीसरा नारंगी और चौथा लाल। अगर ये चेतावनी हरे रंग में दी जा रही है, इसका मतलब है कि ये चेतावनी 72 घंटे पहले जारी की जाएगी और इससे तटीय क्षेत्रों में संभावित चक्रवाती हलचल और जो भी प्रतिकूल मौसम हो रहा है, जो वेदर बदल रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा है पीला रंग। इसका मतलब होता है कि जैसे ही मौसम खराब होना शुरू हो गया है तो लगभग 48 घंटे पहले इसको जारी कर दिया जाएगा। इससे तूफान की लोकेशन के बारे में और उसकी इंटेंसिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जो सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं उसके बारे में कुछ सलाह भी जारी की जाने लगती है। तीसरा है ऑरेंज कलर। तो ये प्रतिकूल मौसम की शुरुआत में कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दिया जाता है, जिससे हमें किसी भी चक्रवात की स्थिति, उससे होने वाला लैंडफॉल और कितनी बारिश हो सकती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और चौथा है रेड अलर्ट। तो किसी भी साइक्लोन के लैंडफॉल शुरू करने के लगभग 12 घंटे पहले रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे लैंडफॉल के बाद चक्रवात कितना नुकसान पहुंचाएगा इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है, ताकि लोगों को उस क्षेत्र से पहले ही इवैक्यूएट किया जा सके और कम से कम नुकसान हो सके। अच्छा, ये जो शब्द आ रहा है लैंडफॉल, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, लैंडफॉल का मतलब सीधा सा है कि जब भी कोई चक्रवात बनता है तो वो समुद्र में या महासागर की सरफेस पर बनता है। वहीं पर बनने के बाद वो अपनी ऊर्जा को ग्रहण करता है और लैंड के एरियाज की ओर जाने लगता है। जैसा हमें इस क्षेत्र में भी दिख रहा है कि तटीय क्षेत्र के पास जाकर के वो टकराने के बाद चक्रवात जितना एरिया लैंड के अंदर का कवर करता है उसे लैंडफॉल कहा जाता है। हालांकि लैंडफॉल की स्थिति बनते ही चक्रवात की जो क्षमता है वो भी तेजी से कम होने लग जाती है, यानी नुकसान हमारा शुरू हुआ और चक्रवात की पावर कम होने लगी और वो लगातार अपनी शक्ति खोता रहेगा, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो उसको ओशन की वजह से ही मिल रही थी। यानी जब तक वो समुद्र में था तब तक उसकी क्षमता और उसकी शक्ति बढ़ रही थी। अब उसका पतन यानी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और एक समय के बाद वो अपनी पावर को खो करके धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ेगा। ये तो हुई चक्रवात के पहले की चर्चा। अब अगर चक्रवात की प्रक्रिया हो रही है तब हम क्या सुरक्षा उपाय अपना सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले उच्च जोखिम वाले एरियाज में जो चक्रवात आ गया है उससे लोगों को बचाने के लिए हमें उनको तुरंत इवैक्यूएट करने की कोशिश करनी है, ताकि उनको उन स्थानों से निकाला जा सके जहां पर वो फंस गए हैं, और उनको ऐसे स्थानों पर ले जाना है जो खुले हों और सड़कों से जुड़े हुए हों। दूसरा एक बड़ा मैनेजमेंट होता है फ्लड का मैनेजमेंट, यानी बाढ़ का प्रबंधन, क्योंकि इस समय जल प्रवाह को नियंत्रित करना और भारी वर्षा से बनने वाली बाढ़ को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमें ड्रेनेज सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखना होगा, ताकि जो बारिश का पानी जमा होगा वो तेज़ी से निकल सके। अब इस प्रोसेस का तीसरा चरण होगा कि जब चक्रवात आ चुका हो उसके बाद क्या किया जाए। तो तीसरा जो चरण होता है, चक्रवात के बीत जाने के बाद हम कितनी राहत और आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षा पहुंचा सकते हैं, उनके लिए राशन पानी उपलब्ध करा सकते हैं और बेघरों को घर जैसी व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। अगला बिंदु इसमें यह भी आता है कि जिस एरिया में चक्रवात आया है उसकी मैपिंग कराई जाए, ताकि हम खतरे वाले एरियाज को चिन्हित कर सकें। और इसमें बड़ी हेल्प करता है हमारा हिस्टोरिकल डेटा कि किन एरियाज में ज़्यादा इंटेंसिटी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ साइक्लोन आते हैं, जिससे एक डेटा ये जनरेट हो सकता है कि आने वाले समय में किन एरियाज को सबसे ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। इसी तरह से अगला एक पॉइंट है इंजीनियरिंग को लेकर के, कि जिन बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर के कुछ पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि खड़ी ढलानों वाली छतों का निर्माण किया जाए और खंभों को फिक्स किया जाए। इसके बारे में ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए और उस एरिया की अर्बन प्लानिंग या जो कोस्टल प्लानिंग है वो भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेफ रख सकते हैं और इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप इस आपदा के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे बहुत पुश मिलता है नए वीडियोज़ बनाने का, नए मोटिवेशन के साथ। तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।